घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का भी लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी अर्जुन ने भेजी है, तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी मेरे गांव मोहारी की है। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरे दोस्त कमल मेरे गांव घूमने गए हुए थे। शुरू में तो हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ साधारण सा ही लग रहा था, पर ऐसा नहीं था। एक रात करीब 1 बज रहे थे, तब मैंने अपनी मामी को कुछ अकेले में बोलते हुए देखा। ये देखकर मुझे लगा उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मामी, आप किससे बात कर रहे हो? तब उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उनकी आंखों में खून था और वो पूरी एकदम से काली लग रही थी। ये देखकर मुझे खास आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मेरे परिवार में ये सब होता रहता था। मेरी माँ ने तो मुझे ये भी बताया था। पहले मेरे परिवार वाले प्रेत आत्माओं की शक्तियों को अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त जब मैंने मामी को ऐसा देखा तो मुझे हैरानी नहीं हुई। मेरी जेब में एक शक्ति से भरा हुआ चाकू पड़ा हुआ था। वो मैंने उसके गले पर रख दिया और मैंने मामा को आवाज़ दी और वो सो रहे थे, पर मेरी पुकार सुनकर ही भागकर अंदर आए और उनकी जेब में मंदिर की भस्म पड़ी हुई थी। उन्होंने वही मामी के माथे पर लगा दी और वो चीख चीख कर बेहोश हो गई। फिर हम सब सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने कमल को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कहीं वो डर ना जाए। तब मुझे मेरे मामा ने बताया कि कल मेरी मामी एक बहुत ही ताकतवर आत्मा से ताकत लेने के लिए उसे बुला रही थी, पर मामी की शक्तियां कम होने की वजह से वो आत्मा उन पर भारी पड़ गई। अब दिक्कत ये थी कि वो आत्मा खुली घूम रही थी और हम इस बात से अनजान थे। हालांकि मेरे मामा सोच रहे थे उस आत्मा का क्या हुआ होगा। इस घटना को कुछ 1-2 हफ्ते ही हो गए थे। फिर मेरे मामा की खेतों पर पानी लगने वाला था। पानी दिन के समय लगना शुरू हुआ। शाम को मेरा और कमल का बहुत मन था खेतों पर जाकर वहाँ का नज़ारा देखने का। अब मामा तो दिन भर काम करके आए हुए थे, तो वो काफ़ी थके हुए थे। हम लोगों ने उनसे कहा कि हमें भी खेत पर ले चलिए, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी थकान ज़्यादा हो रही थी। फिर खाना पानी खाकर हम लोग खुद से ही घूमने निकल गए। अब वो जो होने वाला था उसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। शायद मैंने उस आत्मा को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। जब हम खेत पर पहुँचे तो वहाँ मेरे मामा के दोस्त पानी वगैरह लगवाने में व्यस्त थे और बहुत ध्यान भी दे रहे थे। वहाँ ठहरे कुछ ही देर हुई थी कि हमें रात होने की वजह से ठंड लगने लगी। इसीलिए हम लोग घर की तरफ लौटने लगे। तभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और मैं उससे बात करने में इतना मगन हो गया कि कमल के बारे में मैं भूल ही गया। और दूसरी तरफ कमल, जो आराम से मेरे पीछे पीछे चल रहा था, उसे अचानक से किसी प्यारी लड़की की आवाज़ आई जो उसका नाम ले रही थी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जब उसने वापस से सामने की ओर देखा तो उसने पाया कि मैं वहाँ नहीं था। शायद वो आत्मा कमल को कोई भ्रम दिखा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं वहीं पर था। वो थोड़ा डर गया और चारों तरफ मुझे ही ढूंढने लगा। फिर उसने सोचा क्यों ना खेतों पर वापस लौट जाऊं। वहाँ पर लोग हैं, उनको ये सब बातें बताना ठीक होगा या नहीं पता नहीं। जब वो खेतों पर पहुंचा तब भी वहाँ कोई नहीं था। अब वो थोड़ा ज़्यादा डर गया और उसने मुझे फ़ोन करना ही सही समझा।
पता नहीं उसने ऐसा क्यों सोचा, पर जैसे ही उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो उसमें एक डरावनी सी लड़की कमल कमल कहकर रोने लगी। और फिर उस फ़ोन से एक हाथ निकला और कमल का गला पकड़ लिया। जब मैंने कमल की चीख सुनी तो मैंने मुड़ कर देखा कि कमल अपनी ही जगह खड़ा है और वो घबराया हुआ है। रात का माहौल देखकर मुझे लगा शायद ऐसा बाहर आना ठीक नहीं था। हम लोगों का फैसला ही गलत था। फिर मैंने अपनी जेब से कलावा निकाला और नरसी चालीसा पढ़कर उसके गले में बांध दिया। अचानक से ही कमल थोड़ा झटपटाया और बेहोश हो गया। फिर मैंने मामा को फ़ोन किया और वो हमें वहाँ से घर लेकर चले गए। उन्होंने हमें दोनों को खूब डांट लगाई। कहने लगे कि ऐसा आधी रात को हम गए ही क्यों। हम उसके बाद सो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो कमल की ही थी। अब पछता रहा था कि वो मेरे साथ आया ही क्यों। रात भर वो सो ही नहीं पाया और सुबह उसको बुखार आ गया। अब मेरे मामा समझ चुके थे कि ये उस खतरनाक आत्मा का ही काम था। इसीलिए उन्होंने रात में कुछ परिवार वालों को जमा करके एक अखंड पूजा करवाई। उस पूजा में मामा अजीब अजीब सी चीज़ें लाए थे, कहीं उल्लू का खून तो कहीं कुत्ते का नाखून, और इंसानी खोपड़ी में भी कुछ ऐसा ही लगा कर लाए थे। पूजा पहली बार मैं देख रहा था और कमल तो कुछ देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ था। उसकी मानो एकदम से फटी हुई थी, इसीलिए वो कान बंद करके लेटा हुआ था। पूजा के शुरू होते ही मामा ने उस आत्मा का नाम लिया। पता नहीं कैसे उन्हें उस आत्मा का नाम पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो पहले भी ये सब कर चुके थे। ये उनकी शक्ल से ही समझ में आ रहा था। मैं बस शांति से ये सब देखे जा रहा था। थोड़ी देर में लाइट बंद चालू होने लगी। वो आत्मा का आना सामने हो गया था। मामा जी ने आग में खून और नाखून जैसी चीज़ डाल दी। सामने रखा शीशा तोड़ दिया। उसके बाद वो आत्मा खुद ही गायब हो गई। हम लोगों का वहाँ 1 महीना रुकने का प्लान था, लेकिन कमल की वजह से हमें वहाँ से अगले ही कुछ 4-5 दिन में अपने घर लौट आना पड़ा। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो मेरे ही साथ घटी थी। आप कह सकते हो कि कमल की आप भी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, ये थी कमल जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राजवीर की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजवीर है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे बड़े पापा ने मुझे सुनाई थी। मैंने वैसे तो इस चैनल पर पहले भी कई सारी कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए अब बढ़ता हूँ मेरी आज की कहानी की ओर। मेरे बड़े पापा वैसे तो हमें बहुत सारी घटनाएं बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनने के बाद मैं दंग रह गया। मेरे बड़े पापा बताते हैं कि एक बार की बात है, आज से कई साल पहले। हमारा जो घर है अभी यूपी में, वहाँ से हमारा जो पुराना घर था वो कुछ 1 घंटे की दूरी पर था। और जहाँ पर हम अभी यूपी में रहते हैं, वहाँ पर हमारे सब रिश्तेदार रहा करते थे। हम लोग काफ़ी दूर, शायद 1 घंटे का पैदल रास्ता था, वहाँ पर रहते थे। तो बड़े पापा बताते हैं कि एक शाम मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। इसी वजह से मुझे रात के समय सवारी नहीं मिल रही थी अपने घर जाने। रात के कुछ 10 बज चुके थे। मैंने सोचा कि अब यहाँ से अकेला जाना ही ठीक होगा। तो मेरे बड़े पापा मेरे पापा से कहने लगे कि एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। मेरे पापा का हालांकि वहाँ उस दिन रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन बड़े पापा अकेले ना पड़ जाए इसीलिए मेरे पापा भी मान गए। मेरे पापा की उम्र उस समय कुछ 12 या 13 साल की थी और मेरे बड़े पापा 17-18 साल के थे। ये दोनों ही भाई अपने घर के लिए निकल पड़े। मेरे बड़े पापा बताते हैं कि शॉर्टकट वाला भी रास्ता था, लेकिन हमने वो लेना ठीक नहीं समझा। रात का समय था, क्या पता कोई चोर डाकू मिल जाए, इसीलिए हम लोगों ने हाईवे से ही जाना ठीक समझा। जब हम हाईवे से पैदल जा रहे थे तो हमें पता था कि घर पहुंचने में हमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हम आराम से चलते चलते जा रहे थे। सर्दियों का मौसम चल रहा था।
कि अचानक रास्ते में हमने एक आदमी को देखा। वो आदमी पूरा खून से सना हुआ था। उसके चेहरे से खून जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसका अभी एक्सीडेंट हुआ है बाइक से या गाड़ी से, और उसका सर भी फटा हुआ था। वह आदमी एकदम से सामने आके हमसे मदद मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बचा लो। वो आदमी इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखकर तो पहले ये दोनों ही घबरा गए, लेकिन बाद में उसकी मदद करने का ये दोनों ने सोचा। अब इनके पास तो गाड़ी नहीं थी। मेरे बड़े पापा को उस समय बाइक चलानी आती थी। मेरे बड़े पापा ने देखा कि दूर एक बाइक खड़ी हुई है, तो बड़े पापा ने कहा कि वो आपकी बाइक है? उस आदमी ने कहा कि हाँ, वो मेरी है। ये दोनों ही उस बाइक के पास गए और बाइक को उठाया। फिर मेरे बड़े पापा कहने लगे कि हम ट्रिपल सीट जाएंगे, इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। मेरे पापा इस पर मान गए। तीनों ही जब बाइक पर बैठे और बाइक चालू करके कुछ ही दूर आगे बढ़े ही थे कि अचानक से वो आदमी जो कि खून में सना हुआ था एकदम से ठीक हो गया और वो एक हाथ से बड़े पापा की गर्दन दबाने लगा और दूसरे हाथ से मेरे पापा का गला। इसके बाद बाइक मिसबैलेंस हो गई और तीनों गिर पड़े। वो दोनों को ही, यानी मेरे बड़े पापा को और पापा को, बहुत चोट आई। जब वो दोनों उठकर अपने आसपास देखने लगे तो वो लोग इस बात से डर गए कि वहाँ ना ही तो बाइक थी और ना ही वो आदमी था। अब ये दोनों ही जख्मी हो चुके थे। उसी जख्मी हालत में ये दोनों अपने घर तक जैसा तैसा रात में पहुंचे और पहुंचने के बाद घर वालों को सारी बात बताई। मेरी दादी उस समय जिंदा थी। उन्होंने दोनों को ही खूब डांट लगाई और कहने लगी कि आज के बाद रात के समय कभी भी अगर ऐसा हो तो मत आना, वहीं पर रुक जाना। इसी के साथ मेरे बड़े पापा एक दो घटना हमें और बताते थे। एक बार की बात है कि उन्हें स्कूल में किसी काम की वजह से देर तक रुकना पड़ा। शायद एग्ज़ाम्स चल रहे थे या पता नहीं। मेरे बड़े पापा बताते कि उस समय उनकी एज कुछ 9th स्टैंडर्ड की थी, यानी लगभग 14-15 साल की। मेरे बड़े पापा जब स्कूल में रुके हुए थे तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कोई उन्हीं के स्कूल के फ्लोर पर भाग रहा है बाहर। वो और उनका एक फ्रेंड क्लासरूम में बैठे हुए थे। कुछ ही देर के बाद उनका फ्रेंड कहने लगा कि यार कल परसों तो छुट्टी है और आज सोचते हैं कि हम जल्दी घर पर चले जाते हैं, कल मिलकर आगे का काम करेंगे। लेकिन बड़े पापा ने कहा कि अभी काम चल ही रहा है तो पूरा ख़त्म करके जाते हैं। बड़े पापा बताते कि स्कूल में एकदम सन्नाटा हो गया था, कोई भी नहीं था, सब अपने अपने घर पर जा चुके थे। इनफैक्ट जो वॉचमैन था वहाँ का, उसने भी स्कूल का दरवाज़ा बंद कर चुका था, यानी कि जो नीचे जाली होती है वो लगा रखा था। लेकिन उसे पता था कि हम दोनों अंदर हैं, इसीलिए उसने उसे ताला नहीं लगाया था। फिर कुछ समय के बाद जो बड़े पापा का दोस्त था उसने कहा कि मुझे ना बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। वो बाथरूम के लिए चला गया। बड़े पापा अंदर बैठकर अपना काम कर रहे थे। शाम की स्कूलें हुआ करती थी तो कुछ 6 बज चुका था। फिर बड़े पापा ने महसूस किया कि बाहर कोई भाग रहा था जो तेज़ गति से। अब वो दीवार के पास आकर उस क्लासरूम की दीवार पर कुछ कर रहा है। शायद उसे मार रहा था या बड़े पापा को परेशान करना चाह रहा था। बड़े पापा ने एक बार अंदर से ही बैठे बैठे आवाज़ लगाई अपने दोस्त को, तू है क्या बाहर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि क्लासरूम का दरवाज़ा भी खुला था। जब बड़े पापा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक औरत थी और वो औरत बिल्कुल सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनी हुई थी और उसका जो चेहरा था वो भी पूरा सफ़ेद था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसा इसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसके बाल उसने आगे चेहरे पर कुछ रखी हुई थी जिस वजह से साफ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो बाजू के क्लासरूम के अंदर चले गई। बड़े पापा ये देखकर दंग रह गए क्योंकि जो बाजू का क्लासरूम था उस पर तो ताला लगा हुआ था, तो ये दरवाजे के आर पार कैसे जा सकती थी। बड़े पापा को वहीं पर चक्कर आना शुरू हो गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तब तक उनका दोस्त जो कि बाथरूम गया हुआ था वो वहाँ पर आ चुका था। उसने जब आकर बड़े पापा की ऐसी हालत देखी तो उसने बड़े पापा को संभाला और कहने लगा कि यार क्या हो गया तुझे। फिर मेरे बड़े पापा ने कहा कि अभी इसी वक्त हम लोग बाहर जाएंगे।
वो दोनों ही तुरंत सारा सामान इकट्ठा करके स्कूल से निकल पड़े। वहाँ से बाहर आने के बाद मेरे बड़े पापा ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। ये दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे कि मानो अब स्कूल नहीं जाने का ही फैसला ले लिया था। लेकिन घर वाले बहुत चिल्लाते और स्कूल ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए ये लोग स्कूल जाने लगे। बड़े पापा उसके बाद में बताते हैं कि ऐसा और कई बार हुआ कि मैं वो औरत को महसूस करता था, या फिर यूँ कहिए कि उसे एक बार तो देख भी लिया था, क्योंकि जब वो औरत सामने थी तब मुझे अजीब सी ठंड लग रही थी और एक गंध आ रही थी। अब स्कूल में कई बार ऐसा होता कि मुझे अजीब से ठंड लगने लगती और गंध आती। ऐसा लगता है कि वो औरत मेरे आसपास में ही कहीं है। कुछ 20 या 22 दिन की स्कूल बची हुई थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद बड़े पापा ने उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की और उन्हें वॉचमैन से ये पता चला कि कई साल पहले इस स्कूल का जो ओनर था उसकी बेटी ही यहाँ पढ़ाई करती थी। लेकिन ऐसा एक दिन क्या हो गया अचानक कि जिस वजह से उसने बाथरूम में सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद से कहा जाता है कि कई सारे लोगों को वो आत्मा दिखाई दी। मैंने भी ये बात खाली सुन रखी थी, लेकिन आज तुम लोगों से ये चीज़ पता चली कि तुम लोगों ने उसे सच में देखा है। मेरे बड़े पापा बताते हैं कि इस घटना के बाद मैं तो इतना ज़्यादा डर गया था कि अब अपना मन ही बना लिया था कि स्कूल चेंज करना है, और वो स्कूल छोड़कर फिर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही दूसरे स्कूल में चले गए। इसी के साथ मेरे बड़े पापा एक बात ये भी बताते हैं कि वो आत्मा भले किसी की भी हो, लेकिन इतना तो पक्का था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो मारना चाहती होती तो उसी समय मार देती। और कहीं हद तक मुझे ये भी लगता है कि शायद वो कोई संकेत देना चाह रही थी, इसीलिए वो उस कमरे में चले गई थी। लेकिन कमरा लॉक था तो मैं अंदर नहीं जा पाया। तो दोस्तों, ये थी राजवीर की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी घनश्याम ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम घनश्याम है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना सच में दिल दहला देने वाली है। ये बात आज से 19 साल पहले की है, जब मैं और मेरे 2 दोस्त हम गांव में बैठे बैठे अपना कुछ घूमने का प्लान बना रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा, यार यहाँ से थोड़ी दूरी पर नेपाल का बॉर्डर लगता है, क्यों ना हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आएगी। पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। हम लोगों ने कहा कि अगर जाना ही है घूमने और जगह अच्छी है तो इसमें देरी क्यों करें। अगले ही दिन सुबह में अपना बैग लेकर हम तीनों ही निकल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुँचे तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर होटल्स जो रहने के लिए दी जाती थी वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पीक सीज़न चल रहा था। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक छोटा सा पीजी जैसा ढूंढा, और वहाँ पर एक रात का हम तीनों को बहुत कम पैसा देना था। हम इस पर मान गए और वहाँ पर रात में रुककर खाना खाकर आपस में कमरे में बातें करने लगे। तभी बातों बातों में मेरे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पर एक और जगह है, कहा जाता है कि वो नदी का किनारा भूतिया है। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कल वहाँ चलते हैं। सभी लोग इस पर मान गए। अगले दिन सुबह हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि वहाँ तो लोग भी दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा भूतिया किनारा है और इतने सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। उसने कहा कि हो सकता है यहाँ रात में कुछ ऐसा होता होगा। मैंने कहा अरे कुछ नहीं है, चलो अभी यहाँ से निकलते कहीं दूसरी जगह चलते घूमने। हम पूरा दिन वहाँ पर घूमे और जब शाम में उसी पीजी पे रुकने के लिए आए तो हम लोगों ने वहाँ के एक आदमी से इस बारे में बात की। उसने कहा कि बात तो बिल्कुल सच है कि वहाँ पर भूतों का बसेरा है। मैंने कहा कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो कहने लगा आप लोग सुबह में गए थे, सूर्यास्त के बाद अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ कोई नहीं दिखेगा। एक आदमी वहाँ नहीं होता डर की वजह से। कई सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर गए और डूब कर मर गए और उनकी मौत एक रहस्य बन गई। फिर मैंने सोचा कि यार अब रात के समय एक बार तो जाना चाहिए। हालांकि हम लोग बहुत थके हुए भी थे, लेकिन फिर भी मेरी जिद करने पर हम तीनों ही वहाँ चले गए। जब हम तीनों वहाँ पर पहुँचे
तो मैंने देखा रात के समय कि बिल्कुल सन्नाटा है, आसपास कोई नहीं है। पानी में पत्थर मारने की आवाज़ भी एकदम साफ सुनाई दे रही थी। हम लोग उस नदी के आसपास मुआयना कर रहे थे कि पानी के अंदर से एक जगह बबल्स आने लगे और फिर अंदर से ही ऐसा लगा कि कोई अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है, जैसा पानी में हाथ पैर मार रहा है कि उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए। हम तीनों ही एकदम शॉक होकर वहीं खड़े होकर देखने लगे। मेरा एक दोस्त ऐसे ही मुझसे कहने लगा कि क्या पता पानी में कोई मछली तो नहीं। लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि उसमें से एक डेड बॉडी निकली जो कि फुगी हुई थी, और वो डेड बॉडी पानी के ऊपर तैरते हुए अपनी आँख खोलकर हमारी ओर देखने लगी। उसकी शक्ल ज़्यादा समय पानी में रहने की वजह से एकदम सड़ गई थी और गल गई थी, लेकिन जब उसने आँख खोलकर हमारी ओर देखा, न हमने आओ देखा न ताओ, तुरंत वहाँ से पूरी जी जान लगाकर भागकर पीजी पे आ गए। दोस्तों, उस दिन समझ में आया कि हर बात जो भूत प्रेत की होती है वो अफवाह नहीं होती, कुछ बातों में सच में सच्चाई होती है। तो दोस्तों, ये थी घनश्याम जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक खूंखार जंगल की है। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 दोस्त हरकिरत, सत्यम और सारंश की है। तीनों दिल्ली के कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था और जब भी मौका मिलता वो नई जगह पर घूमने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने कई जगह घूम रखी थी, लेकिन इस कहानी में लिखी एक यात्रा सब कुछ बदलने वाली थी। दिसंबर का महीना था, सर्दी आ चुकी थी और दिल्ली में बर्फ़ देखने के लिए हिमाचल जाने वाले लोगों की भीड़ लग चुकी थी। हरकिरत, सत्यम और सारंश ने भी हिमाचल जाने की योजना बनाई। वास्तव में हिमाचल उनकी सबसे अधिक प्रिय स्थानों में से एक थी। तीनों लड़कों ने दिल्ली में अपने कॉलेज से बाइक से यात्रा करने का सोचा। उन्होंने शुक्रवार को कॉलेज से आने के बाद शाम को अपनी यात्रा शुरू की और मनाली के सप्ताहांत बिताने का सोचा। दुर्भाग्य से मनाली जाने वाली सड़क बंद थी। उन्होंने अपना रास्ता बदलना ही ठीक समझा और उन्हें रास्ता बदलना पड़ा और एक दूसरी सड़क लेनी पड़ी। अंधेरा हो चुका था और ये लड़के कुछ दूर चलकर चाय और नाश्ता करने के लिए एक दुकान पर रुके। दुकानदार ने लड़कों को देखा और देखने के बाद उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। सत्यम ने मनाली जवाब दिया। दुकानदार ने पूछा कि आपने मुख्य जो सड़क थी वो क्यों नहीं ली। सत्यम ने जवाब दिया कि वो बंद है। तब दुकानदार ने उन्हें बहुत गंभीर लहजे में कहा, ये सड़क अब जंगल के अंदर से जाएगी और कोई भी रात में इस सड़क को नहीं लेता है, इसीलिए बेहतर ही होगा कि आप लड़के पास में ही एक होटल में चले जाएं और कल सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू कर लेना। लड़कों ने चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में जंगल से कोई कार या अन्य वाहन नहीं आ रही थी। उन्हें भी अब लगने लगा कि शायद दुकानदार की बातों में सच्चाई है और हो सकता है कि कुछ तो जोखिम की बात होगी, इसीलिए दुकानदार इतनी रात में यहाँ से जाने के लिए मना कर रहा है। लेकिन उन्हें एक बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों इस रास्ते पर रात में कोई आता जाता नहीं है, और एकदम आश्चर्यचकित होकर उन्होंने दुकानदार से पूछा कि कोई रात में इस रास्ते पर यात्रा क्यों नहीं करता। दुकानदार ने जवाब दिया कि ये कांजीमल और उसकी बेटी के कारण है। उसके भूत इस जंगल से गुजरने वालों को परेशान करते हैं। उसने फिर कहा, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जिसने भी अंधेरे में इस जंगल में प्रवेश किया है वो या तो दुर्घटना का शिकार हो गया या हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सुनकर सारांश ने दुकानदार से कहा, तो क्या कांजीमल जादूगर है जो वो लोगों को गायब कर देगा, और हंसने लगा।
हरकिरत ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, ये पूरी बात बकवास है, मुझे इस पर विश्वास नहीं। लड़कों ने दुकानदार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्दी ही वे जंगल के अंदर आ चुके थे। जंगल में अंधेरा और घोर सन्नाटा था। रोशनी केवल उनकी बाइक की हेडलाइट और चंद्रमा से आ रही थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ देखा जो सड़क पर गिरा हुआ था और उसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तीनों लड़के वहां रुक गए। उन्होंने फिर चारों ओर देखा कि क्या वो सड़क से उतर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि सड़क ज़मीन से ऊंचाई पर बनाई गई थी और अगर वे अपनी बाइक को नीचे ले आते तो इसे ऊपर वापस सड़क पर नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने फिर से चारों ओर देखना शुरू किया और जंगल के अंदर कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने वहां जाकर पेड़ को काटने और अपने लिए रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी या कुछ दूसरा सामान मांगने का फैसला किया और जंगल के अंदर उस झोपड़ी की ओर चल दिए और ये सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी वहां पर पहुंच जाए क्योंकि वे सब अंधेरे में थे और रोशनी सिर्फ चंद्र की आ रही थी और उनके फ़ोन की फ्लैशलाइट से। जब वो घर के थोड़ा करीब पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज़ सुनी। थोड़ा और चलने के बाद जब वे आखिरकार झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बड़े से पत्थर पर बैठा रो रहा था। सारंश ने बूढ़े आदमी को प्रणाम बाबा बोला और उसे सुनकर बूढ़े आदमी ने रोना बंद कर दिया। फिर सत्यम ने पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं। इस पर बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है और वो रो रहा था क्योंकि उसे अपने मरे हुए बेटे की याद आ रही थी। फिर बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा कि वो लड़के क्या चाहते हैं और वहाँ क्यों आए हैं। सारंश ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई और बूढ़ा आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झोपड़ी के अंदर चला गया। हरकिरत को हल्का होना था, इसीलिए वो हल्का होने जंगल के थोड़ा अंदर चला गया। जब वो वापस लौट रहा था तो उसने एक सुंदर हिरण को देखा और अपना मोबाइल निकालकर उसने उसके साथ एक तस्वीर क्लिक की। उसके बाद जब उसने तस्वीर को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या हो गया है। जिस घर को उसने कुछ समय पहले देखा था वो तस्वीर में बिल्कुल जली हुई और काली दिख रही थी। फिर उसने अपने कैमरे को घर की ओर घुमाया और अब वो कैमरे में साफ साफ देख सकता था कि वो घर बिल्कुल खंडर था। वो तुरंत अपने दोस्तों की ओर भागा जो उसी बूढ़े आदमी से बात कर रहे थे, लेकिन भागते हुए यानी घर की ओर जाते हुए उसके कदम 1 मिनट के लिए फिर रुक गए और उसने तुरंत कैमरा चालू करके उस बूढ़े आदमी को कैमरे में देखना चाहा। वो ये जानना चाहता था कि जब वो बूढ़े आदमी को कैमरे में देखेगा तो हो सकता है कि कुछ और सच्चाई सामने खुल जाए। अब उसने कैमरा ऑन करके उस बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसने कैमरे में जो दृश्य देखा वो देखने के बाद डर के मारे उसके शरीर का खून सूखने लगा क्योंकि कैमरे में वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह झुलसा हुआ दिख रहा था। उसके शरीर पर हर जगह जख्म के निशान थे। उसने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों के पास जाकर बूढ़े आदमी से पानी मांगा ताकि बूढ़ा आदमी झोपड़ी के अंदर चला जाए और उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। जैसे ही बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया उसने अपने दोस्तों को तस्वीर दिखाई और उन्हें वहां से तुरंत भागने के लिए कहा। उसके दोस्तों को अब याद आया कि दुकानदार ने उन्हें किस बारे में चेतावनी दी थी और वे सब तुरंत भागना शुरू कर दिए। वे सड़क पर वापस आकर जितना संभव हो उतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक भवन देखा जो मंदिर जैसा लग रहा था। वे उसके अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़ा पुजारी था जिसने
उन्हें जोर से सांस लेते हुए देखकर पूछा कि वो सब भाग क्यों रहे हैं। लड़कों ने सोचा कि ये एक मंदिर है, इसीलिए वो सब के सब यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि बुरी आत्माएं भवन के स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए वे बैठ गए और पुजारी जी को अपनी आपबीती सुनाने लगे। पुजारी को पूरी आपबीती सुनाने के बाद सारंश ने कहा कि उन्होंने जिस भूत को देखा ज़रूर वो खूंखार कांजीमल ही होगा। ये सुनकर पुजारी ने कहा कि वो बूढ़ा आदमी कांजीमल नहीं है, लेकिन वो और उसका बेटा कुछ साल पहले कांजीमल के शिकार हो चुके थे। लड़कों ने आश्चर्यजनक रूप से पूछा पुजारी जी को देखकर और उन्हें पूरी बात बताने को कहा। पुजारी जी ने आगे कहा कि कांजीमल अंधेरे में इस जंगल में आने वाले किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ता था और वो बूढ़ा आदमी, उसका बेटा और कई अन्य पुरुष उसकी वजह से मारे जा चुके थे। हरकिरत ने फिर पूछा कि कांजीमल ऐसा क्यों करता है, वो पुरुषों से इतनी नफरत क्यों करता है। पुजारी जी ने कहा ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लड़कों ने पुजारी जी से उस कहानी को सुनाने के लिए कहा और पुजारी जी राज़ी हो गए। पुजारी जी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। लगभग 20 साल पहले कांजीमल राव नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी बेटी रूही के साथ इसी जंगल में रहा करता था। कांजीमल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका कोई अन्य रिश्तेदार नहीं था। कांजीमल और उसकी बेटी रूही आपस में बहुत प्यार से रहते थे। हालांकि वो दोनों ही बहुत गरीब थे, फिर भी वे दोनों वास्तव में बहुत खुश थे। कांजीमल पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटकर बेचता था और रूही खाना बनाना और घर के दूसरे काम किया करती थी। उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश के साथ साथ एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद करते थे। लेकिन कौन जानता था कि आने वाला समय उनके लिए इतना बुरा होने वाला था। एक दिन कांजीमल रूही के साथ खरीदारी के लिए निकला। बगल के शहर गया हुआ था। वे दोनों साइकिल पर थे। कांजीमल साइकिल चला रहा था और रूही उसकी बेटी पीछे बैठी थी। लौटते लौटते अंधेरा हो गया था और वो जल्द से जल्द घर वापस पहुंचना चाहते थे। लेकिन जंगल में चलते चलते रास्ते में एक गीदड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए। थोड़ी देर बाद उधर से गाड़ी में जा रहे पुरुषों के एक समूह ने उन्हें घायल अवस्था में देखा और उनकी मदद की। उन्होंने दोनों को उठाया, अपनी कार में बिठा लिया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वे बीच में ही रुक गए और कांजीमल को ऊंची आवाज़ में नीचे उतरने के लिए कहा। कांजीमल ने उन लोगों से कहा कि हॉस्पिटल ले जाने का अनुरोध किया है और यहीं पर उतार रहे हो, लेकिन उन्होंने गुस्से से उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। कांजीमल ने देखा कि वे लोग पूरी तरह से नशे में हैं, इसीलिए उसने गाड़ी छोड़कर खुद को ही हॉस्पिटल जाना ठीक समझा और कार से बाहर निकल गया था। वो फिर रूही को भी बाहर निकालने में मदद करने लगा, लेकिन उन लोगों ने उसकी बेटी को पकड़कर उसको नीचे ही फेंक दिया था। रूही को देखकर उन लोगों की नीयत खराब हो चुकी थी और वो लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। कांजीमल ने विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने उसे पीटा, जिसकी वजह से कांजीमल ज़मीन पर गिर गया और पहले से और ज़्यादा घायल होने की वजह से वो उठ ही नहीं पाया। फिर वो सभी लोग उसकी बेटी को जंगल के अंदर ले गए। उन्होंने कांजीमल को एक पेड़ से बांध दिया और फिर रूही के साथ ज़बरदस्ती की। रूही जो पहले से ही घायल थी, उसने विरोध करने की कोशिश की। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन इसे कोई मदद नहीं मिली। कांजीमल असहाय था और अपनी बेटी को दर्द में देखने के लिए मजबूर था। उन राक्षसों ने रूही के साथ गलत काम किया। कुछ देर तक प्रयास करने के बाद कांजीमल खुद को पेड़ से छुड़ाने में कामयाब हो गया।
और उसने पेड़ की एक टहनी लेकर उन आदमियों को मारना शुरू कर दिया। अपने पिता को देखकर रूही ने भी अपनी ताकत जुटाई और उन आदमियों को पत्थर फेंक कर मारना शुरू किया। वे नशे में धूत लोग अब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना आपा खोकर कांजीमल और उसकी बेटी को वापस पीटना शुरू कर दिया। वे उन्हें तब तक मारते रहे जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो गए। फिर उन्होंने दोनों को बीच सड़क पर खींच कर लाया और अपनी कार को उनके ऊपर दौड़ा दिया। कांजीमल और उसकी बेटी रूही दोनों की ही उस क्षण मौत हो गई। बाद में वे लोग उनकी लाशों को एक पुरानी झोपड़ी में ले गए और झोपड़ी में आग लगा दी। पुजारी ने तब कहा, हालांकि उस आग में कांजीमल और उसकी बेटी की शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी बदला लेने के लिए इसी जंगल में भटकती रहती है। वे सूर्यास्त के बाद इस जंगल को पार करने की कोशिश करने वालों को किसी को नहीं छोड़ती। सूरज डूबने के बाद अंधेरी ताकतों की शक्तियां बढ़ जाती है और कांजीमल और उसकी बेटी की आत्मा मिलकर रात में यहाँ आने वाले कई पुरुषों को जान से मार देती है। ये सब सुनकर हरकिरत ने पुजारी से पूछा, लेकिन आप भी तो एक पुरुष है, कांजीमल और उसकी बेटी की आत्मा ने आप पर हमला क्यों नहीं किया? पुजारी ने जवाब दिया कि मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं इस मंदिर में रहता हूँ। अब आप लड़कों को भी मेरे साथ चलकर इस मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए। तीनों लड़के मान गए और पुजारी जी के साथ किनारे के एक कमरे की ओर गए। कमरा बंद था। पुजारी ने चाबी का गुच्छा निकाला और दरवाज़ा खोला। इस दौरान लड़कों ने पहले से ही भगवान के सामने संकेत के रूप में अपने हाथ जोड़ लिए थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों लड़के सामने का दृश्य देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने वहाँ एक 20-21 साल की एक सुंदर लड़की को देखा। लड़कों ने हैरान होकर पुजारी से पूछा कि वो कौन है। पुजारी ने जवाब दिया, ये मेरी बेटी रूही है। और वो हकीकत की ओर मुड़ा और कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि कांजीमल ने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं सुरक्षित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं इस मंदिर में रहता हूँ, और वैसे भी ये कोई मंदिर है ही नहीं। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं वही हूँ जिससे हर कोई डरता है। मैं ही कांजीमल हूँ और वो मेरी बेटी रूही है। इसके बाद वो पुजारी और उसकी बेटी का शरीर काला पड़ने लगा और तुरंत वो दोनों बेहद डरावने रूप में आ गए। उनका शरीर पूरी तरह झुलसा हुआ था और जगह जगह घाव दिख रहे थे। ये सब देखकर तीनों लड़के डरते हुए ज़ोर से चिल्लाए और वहाँ से पूरी जान लगाकर बाहर भागने लगे। वे भागते रहे और मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मदद करने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। जंगल में उनकी चीख गूंजती रही और कुछ देर बाद ये सब बंद हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया। अगले दिन कुछ लोगों को सड़क पर 3 बाइक मिली, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। उन्होंने जब ये सब देखा तो पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने जंगल की तलाशी ली और 3 शव को जली हुई और ज़ख्मी हालत में बरामद किया। जब उन्होंने लाशों की जांच की तो उन्हें तीनों लड़कों के जेब से पहचान पत्र मिला, जिसके बाद ये समझ में आया कि ये तीनों ही हरकिरत, सत्यम और सारंश थे और दिल्ली के एक कॉलेज के छात्र थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नई जगह पर जाएं और कोई आपको वहां जाने या आगे बढ़ने से मना कर दे, तो कृपया करके उनकी बात ज़रूर मानें और आगे बढ़ने की गलती ना करें। दोस्तों, ये कहानी के लेखक हैं दिव्यराज। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।